हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सब अच्छे से। तो आज बघेल फिजिक्स क्लासेस में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का आखिरी लेक्चर लेने जा रहे हैं, ठीक। और उसमें मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि प्रेशर P, यहाँ आगे मैंने प्रेशर नहीं लिखा है, बोल रहा हूँ मैं, ठीक, उसको आप सुन लीजिए, ठीक है। प्रेशर P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। यानी दाब P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 दिया गया है, जिसमें P दाब है, x डिस्टेंस है यानी दूरी है और t समय है। ये वो क्वेश्चन में देगा और पूछ क्या रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। हमें A और B की विमाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए जरा कैसे हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कई अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे मनाए, ठीक। फिलहाल आज हम इसको ऐसे करने जा रहे हैं कि जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी गई है P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, इसमें हम 80 को इधर ले लें अगर, तो इक्वेशन हो जाएगी P80 इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने आपको किसी इक्वेशन के डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं उसको चेक करने का मेथड बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक, सम्मांगिता का सिद्धांत, कि किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं उन सब की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वैसे ही इस इक्वेशन में भी जो P80 की डायमेंशन होगी वही B की होगी, वही एक्स स्क्वायर की होगी। आप जानते हैं कि कोई दी गई इक्वेशन करेक्ट कब होती है, ठीक है, डायमेंशनली बैलेंस कब होती है, तो उसमें शामिल सभी टर्म की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है। चलिए आपको कैसे पता है, क्योंकि उसने कहा है कि प्रेशर P जो है वो इस इक्वेशन के अनुसार डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करता है। इसकी उसने करेक्टनेस तो चेक करने के लिए कही नहीं है कि करेक्ट है या नहीं है, तो हम ये मानेंगे करेक्ट इक्वेशन है। करेक्ट इक्वेशन है यानी डायमेंशनली बैलेंस है, और डायमेंशनली बैलेंस है तो इसमें जितने भी टर्म हैं सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक। तो क्योंकि डायमेंशंस ऑफ B, भाई जो इसकी डायमेंशन होगी देखिए वही इसकी होगी और वही इसकी होगी, तो ये बनेगी डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में लोग लिख देंगे कि B की विमा बराबर एक्स स्क्वायर की विमा, ठीक। अच्छा, x उसने बताया था डिस्टेंस है तो L, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो ये हमें B की डायमेंशन मिल गई, ठीक। डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू L स्क्वायर। ये एक आपका आंसर आ गया, लिख दूं चाहे तो इधर, डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू L स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब हम जानते हैं कि P80 की डायमेंशन भी वही होगी जो एक्स स्क्वायर की है, क्योंकि डायमेंशंस ऑफ P80 इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B। P80 की जो डायमेंशन होगी वो भी वही होगी जो B की है, तो डायमेंशन ऑफ P या किसकी निकालनी, A की, तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन PT से डिवाइड कर दिया। अच्छा, डायमेंशन ऑफ P80, इसकी डायमेंशन वही होगी जो इसकी है और इसकी डायमेंशन वही होगी जो इसकी है, क्योंकि तीनों की डायमेंशन एक है। तो यहाँ पर B ना लिखकर मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो नॉन टर्म है। B भी हालांकि हम डायमेंशन निकाल चुके हैं, तो वो भी B भी लिख सकते थे। चलिए अब एक्स स्क्वायर, एक्स क्या डिस्टेंस, उसका स्क्वायर L स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL की पावर -1 T की पावर -2। आपको डायरेक्ट नहीं याद होगा, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की है, हम लोग तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, तो लगभग सभी के डायमेंशनल फार्मूले याद हो गए। आप रफ में इस तरीके से प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट याद रखिए, जल्दी काम हो जाता है। mL T की पावर -2 और एरिया L स्क्वायर, एक L से स्क्वायर कैंसिल होकर एक L बचेगा और वो ऊपर जाएगा तो L टू दी पावर -1 हो जाएगा। तो
तो m l टू द पावर -1 d की पावर -2 और t क्या है, टाइम, t लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले अगर, ठीक, तो देखिए m ऊपर जाएगा m टू द पावर -1, ठीक। अच्छा, l ऊपर जाएगा तो l टू दी पावर +1 होगा और ये l स्क्वायर ऊपर पहले से है तो l क्यूब हो जाएगा। t की पावर -2 t की पावर +1 मल्टीप्लाई होंगे, t की पावर -1 बचेगा जो ऊपर जाके t की पावर +1 हो जाएगा यानी t हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से, ये b की डायमेंशन आ गई आपकी और ये a की डायमेंशन आ गई। क्लियर है क्वेश्चन आपको? क्लियर हो गया अगर आपको तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका एक ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वहां से कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ प्रेशर P विद डिस्टेंस Z इज गिवन बाय इक्वेशन P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर -α/z अपॉन k थीटा। यानी वो कह रहा है कि दाब P में जो परिवर्तन है डिस्टेंस z के साथ, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस z चेंज हो रही है वैसे वैसे प्रेशर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये उसने इस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इक्वेशन है P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर -α/z अपॉन k थीटा, जहाँ z डिस्टेंस है और P प्रेशर है, ठीक। और वो आगे बता रहा है कि इसमें k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा जो है वो टेम्परेचर है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें बीटा की डायमेंशन क्या होगी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ वो सुन लिया करिए। लैंग्वेज में आपसे बोल रहा हूँ कि प्रेशर P डिस्टेंस Z के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यानी P और Z में रिलेशन दिया गया है और आपसे बीटा की डायमेंशन पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसमें, अच्छा सवाल है ये, कैसे करेंगे देखिए जरा। आपको याद होगा कि मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था कि E की जो पावर होती है, E कहलाता है एक्सपोनेंशियल टर्म, चरघातांकी पद। E की जो पावर होती है वो हमेशा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। बताया था मैंने कि जिसका साइन cos 10 लेते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा क्योंकि वो एंगल होगा, जिसका लॉग लेते हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ऐसे ही E की पावर जो होगी वो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो चूंकि अल्फा z अपॉन k थीटा इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी या डायमेंशनलेस टर्म, क्वांटिटी लिख देता हूं चलिए, क्वांटिटी, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक। सो अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी, चलिए मैंने अल्फा z के थीटा इक्वल टू मान लीजिए 1 लिख दिया। 1 एक नंबर है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक। तो यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा k थीटा अपॉन z, ठीक। अब इसमें k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन रख दीजिए, थीटा की डायमेंशन रख दीजिए और z की डायमेंशन रख दीजिए। ये इतनी टर्म की डायमेंशन जो है वो रख दीजिए, ठीक। और चूंकि आप अगर पूरी फिजिक्स आपने पढ़ी होती तो इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से आपको बता देता। अब पूरी फिजिक्स आपने पढ़ी नहीं, आप पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। वैसे मैं सीधे लिख सकता हूं कि k थीटा के जो डायमेंशन होगी वो होगी ml² t की पावर -2, ठीक। ml² t की पावर -2, ठीक है। लेकिन ये अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं आपको इसको थोड़ा दूसरे ढंग से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर पूरी फिजिक्स पढ़ी होती तो मैंने बताया कि थीटा की डायमेंशन सीधे रख देते ml² t की पावर -2। अभी मैं रखूँगा तो आपको कि सर कहाँ से आ गया ये, क्योंकि आप सारे फार्मूले नहीं जानते। तो चलिए मैं पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k की डायमेंशन निकालूंगा। तो डायमेंशन चैप्टर में आपकी बुक में जो एक टेबल बनी है जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज़ के फार्मूले लिखे हैं, वहाँ पर आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ा होगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू ऊर्जा बटे ताप। अब
एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होगा ml² T की पावर -2, ठीक है। और टेम्परेचर हम आप जानते हैं, मैंने बताया था थीटा से या के से दिखाते हैं, तो मैं थीटा से दिखाता हूँ, थीटा लिख दिया, ऊपर जाकर थीटा की पावर -1 हो जाएगा। तो के का डायमेंशन फार्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है ml² T की पावर -2 थीटा की पावर -1, ये के का डायमेंशन फार्मूला है। और आगे इसमें थीटा क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, थीटा। अच्छा अब देखिए, थीटा की पावर -1 और थीटा की पावर +1 मल्टीप्लाई होकर के थीटा की पावर 0 बनेगा, और थीटा की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ml² T की पावर -2 यही तो आएगा जो मैं पहले बता रहा था कि डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन खैर उसकी आपको बात नहीं करनी क्योंकि अभी आपने पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, अभी आप सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं डायमेंशन, तो उसी के हिसाब से मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो के का ये फार्मूला आपने चैप्टर में याद किया है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, उससे के की डायमेंशन निकाली, क्या आ रही है ml² T की पावर -2 और थीटा की पावर -1, ये ऊपर जाएगा, वो हमने के लिख दिया थीटा, और जेड क्या है, डिस्टेंस यानी एल, ठीक। तो एल्फा का डायमेंशनल फार्मूला देखिए यहाँ से क्या आ गया, एल्फा का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से आ रहा है ml से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, T की पावर -2, ये हम लोगों ने अल्फा की डायमेंशन निकाल ली, ml/T की पावर -2। अब निकालनी तो अल्फा की नहीं थी सर, बीटा की थी। हाँ, अब इससे बीटा की डायमेंशन निकलेगी, देखिए कैसे निकलेगी। आप जानते हैं ये पूरा तो डायमेंशनलेस टर्म होगा, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन अगर सही है तो फिर इधर की डायमेंशन इधर के बराबर होनी चाहिए, तो इसकी तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा अपॉन बीटा की जो डायमेंशन है वो पी के बराबर होगी, ठीक। तो कि डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी, और यहां से हमें किसकी डायमेंशन चाहिए, बीटा की, तो बीटा को इधर ले लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा, हिंदी मीडियम के लगे डायमेंशन को क्या लिखेंगे, विमा, तो वो लिखेंगे अल्फा की विमा बटे पी की विमा, डायमेंशन ऑफ पी। क्लियर है, इसको हम बीटा को उधर ले गए, ठीक है, तो बीटा इधर आ गया, इसको नीचे ले आए, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा। अब देखिए अल्फा की डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, ml/T टू दी पावर -2, P प्रेशर है, ml की पावर -1 T की पावर -2, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने निकाल के दिखाया था, T की पावर -2 से T की पावर -2, m से m कैंसिल, L की पावर -1 ऊपर जाएगा, L की पावर +1 हो जाएगा, L की पावर +1 पहले से है, तो ये आ जाएगा आपका L²। तो इस तरह से हम लोगों ने बीटा की डायमेंशन जो है वो निकाल ली, तो ये आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत हो अगर आपको, सबकी समझ में आ गई बात, सभी की समझ में आ गया क्वेश्चन ये, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अच्छा सवाल है ये, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया हो तो फिर अगला क्वेश्चन बताया जाए आपको, एक इसी तरह का क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं, फिर आपको देखते हैं। इसी प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत सरल, ये इससे बहुत ज़्यादा सरल है। क्वेश्चन है कि P इक्वल टू if P इक्वल टू P0 e की पावर -αt², देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर P जो है वो टाइम t के साथ इस इक्वेशन के अनुसार डिपेंड करता है, यानी ये प्रेशर P और टाइम t में रिलेशन दिया गया है। वो कह रहा है द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द टाइम इज गिवन बाय इक्वेशन P इक्वल टू P0 e की पावर -α t की पावर -2, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। दा P समय t पर इस समीकरण के अनुसार निर्भर कर रहा है और आपको अल्फा की विमा निकालनी है। बहुत सरल क्वेश्चन है पिछले वाले से, बस केवल इतना करना है आपको कि आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल की जो पावर होगी वो डायमेंशनलेस टर्म होगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एज α t²
इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू, चलिए 1 मान लेते हैं, ठीक। डायमेंशन लेस टर्म है तो डायमेंशन लेस टर्म हमने कांस्टेंट 1 के बराबर मान लिया, ठीक। तो अल्फा इक्वल टू 1/t स्क्वायर। तो यहां से डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/t, टी क्या है टाइम, इसकी डायमेंशन हो जाएगी t, उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t⁻², टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अल्फा की डायमेंशन निकालनी थी, अल्फा की डायमेंशन निकाल आई t⁻², और ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये पिछले सवाल के जैसा ही है लेकिन उससे बहुत सिंपल। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत हो बताइए। सबकी समझ में आ गई बात? तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ में आपसे कह रहा है कि अगर किसी यूनिट सिस्टम में फोर्स की यूनिट 10 न्यूटन हो, वैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, पर वो कह रहा है फोर्स की यूनिट अगर 10 न्यूटन हो, एनर्जी की यूनिट जो है वो 100 जूल हो, और वेलोसिटी की यूनिट 5 मीटर पर सेकेंड हो। यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन नहीं है, एनर्जी की जूल नहीं है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड नहीं, बल्कि ये 10 न्यूटन, 100 जूल और 5 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा बताइए इस यूनिट सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनकी यूनिट यानी इनके मात्रक क्या होंगे। अब देखने सुनने में ये डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन लगेगा उसी से। हालांकि अगर उस डायमेंशन का यूज ना भी करें तो भी लग जाएगा। तो हम लोग डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी का यूज करके लगाते हैं इस सवाल को। तो आप जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन हम लोग लिखते हैं mLT⁻²। और मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल फार्मूले को आप यूनिट भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम m यानी किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 और किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, ये किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो फोर्स की ये डायमेंशनल फार्मूला भी है, और अगर इसमें हम m, l और t की यूनिट लिख दें तो इसको हम फोर्स की यूनिट भी कह सकते हैं। और सवाल में कह रहा है कि फोर्स की यूनिट जो है वो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे ही एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है mL²T⁻² होता है। इसमें मास, लेंथ और टाइम के अगर हम यूनिट रखें तो ये एनर्जी की यूनिट बन जाएगी, ठीक। और सवाल में कह रहा है एनर्जी की यूनिट जो है वो 100 जूल है। ऐसे ही वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला LT⁻⁻1 होता है। यहाँ लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड रखें तो मीटर सेकंड की पावर -1, मीटर सेकंड की पावर -1 यानी मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी की तो यूनिट आई। यानी डायमेंशनल फार्मूले में अगर जो सिंबल हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, उसकी जगह उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर यूनिट रख दें तो यूनिट निकल आती है, ठीक। और वेलोसिटी की यूनिट क्वेश्चन में कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये 3 इक्वेशन बनी। अब इन्हीं 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लेंथ, मास और टाइम की यूनिट निकालनी है, ठीक। तो देखिए सॉल्व करना बहुत ही सरल है। आप क्या करिए, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो इधर देखिए हमने लिखा mL²T⁻² और नीचे mLT⁻²। इधर आ जाएगा 100 जूल अपॉन 100 न्यूटन, ठीक है। 100 जूल अपॉन 100 न्यूटन, ठीक। तो 100 न्यूटन नहीं है, ये 10 न्यूटन है, सॉरी। तो 10 न्यूटन कर लीजिए। देख रहे हैं फोर्स की यूनिट 10 न्यूटन है, ठीक। तो अभी क्या होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, T⁻² से ये, और l से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर l, और l इक्वल टू क्या आ गया 10, और ये हो जाएगी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर। तो ये लेंथ की डायमेंशन फार्मूला है, लेकिन इसी को हम लोग लेंथ की यूनिट भी मान सकते हैं। तो लेंथ की यूनिट क्या निकल रही है, 10 मीटर। तो इसका मतलब ये जिस यूनिट सिस्टम की बात कर रहा है उसमें लेंथ की जो यूनिट होगी वो 10 मीटर हो जाएगी। तो लेंथ की यूनिट जो है वो 10 मीटर निकल आई। क्लियर है? उसके बाद में
ये लेंथ की यूनिट हम 10 मीटर यहाँ रख दें तो यहाँ से टाइम की निकल आएगी। ठीक, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, इसको अपनी यहाँ पर उठाकर रख दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, L की जगह हमने लिख दिया 10 t की पावर -1 इक्वल टू 5। 10 से इधर डिवाइड कर दें अगर, तो t की पावर -1 इक्वल टू 5/10। ठीक है, और t की पावर -1 को हम लोग जो है 1/t लिख सकते हैं, और 1/t में t को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए तो कुल मिला के t इक्वल टू आ जाएगा 10/5। तो t इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, तो ये हम लोगों ने टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है t, और इसको हम टाइम की यूनिट भी मान सकते हैं। इसका मतलब इस यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट जो होगी वो 2 सेकेंड हो जाएगी। तो लेंथ की यूनिट 10 मीटर, टाइम की यूनिट हो गई 2 सेकेंड। अब L और T दोनों पता लग गए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो M निकल आएगा। ठीक, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 M की वैल्यू निकालनी है, तो M तो ऐसे ही रहने दीजिए। L कितना है 10 और T कितना है 2, और 2 की पावर -2 इक्वल टू 10। ठीक, इसको इधर ले आइए, M इक्वल टू 10/10 इंटू 2 की पावर -2। 10 से 10 कैंसिल, 2 की पावर -2 पड़ जाएगा, 2 की पावर +2 हो जाएगा, और 2 की पावर +2 का मतलब 4 हो जाएगा। तो M इक्वल टू आ गया यहाँ से 4 किलोग्राम। बोलिए क्लियर है ये? तो M की वैल्यू जो है वो 4 किलोग्राम आ गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हमने बताया कि वो यूनिट जिसमें मास, वो यूनिट सिस्टम जिसमें फोर्स की यूनिट 10 न्यूटन है, एनर्जी की 100 जूल है और वेलोसिटी की यूनिट 5 मीटर पर सेकेंड है, इस यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट जो होगी वो 10 मीटर होगी, टाइम की 2 सेकेंड और मास की 4 kg। ठीक, ये लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रक होंगे इस नए मात्रक पद्धति में। कोई दिक्कत हो बताइए? सबकी समझ में आ गई होगी बात। ठीक, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये बिल्कुल अलग तरह का सवाल है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नोट कर लिया सबने? तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि वाटर का जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को कुछ लोग T से और कुछ लोग S से दिखाते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो कुछ लोग सरफेस का पहला लेटर S ले लेते हैं सिंबल के रूप में, कुछ लोग T। तो यहाँ मैं T से दिखा रहा हूँ कि वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। कह रहा है इसे SI सिस्टम में कन्वर्ट करिए। शायद आप जानते हो कि डाइन जो होती है, ठीक है, ये सरी चुड़ैल होती है। ठीक है, अरे वो डाइन नहीं, ठीक है, ये डायन है। ठीक, तो डाइन जो होता है ये फोर्स की यूनिट होती है CGS सिस्टम में, और फोर्स की यूनिट MKS सिस्टम में क्या होती है? फोर्स की यूनिट MKS सिस्टम में न्यूटन होती है। ठीक, SI सिस्टम मीन्स MKS सिस्टम। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये जो सरफेस टेंशन CGS सिस्टम में दिया है इसको MKS सिस्टम में ले जाना है। आप डाइन और सेंटीमीटर मत देखिए, आप बस ये सोचिए कि हमें सरफेस टेंशन की यूनिट चेंज करनी है, CGS से MKS में ले जानी है। यानी पहली यूनिट सिस्टम कौन है? CGS, और सेकेंड कौन सी है? MKS। हमें CGS को MKS में कन्वर्ट करना है, बस खाली ये ध्यान में रखिए। ठीक, जब ये MKS में कन्वर्ट होगा तो वो अपने आप न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा। तो ये यूनिट चेंज करने वाले जो सवाल होते हैं, मैंने बताया था, इसमें सबसे पहले जिसकी यूनिट चेंज कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अगर आपने बुक से अपने फार्मूले याद किए हैं तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स ऊपर लिखा है mLT की पावर -2, नीचे लिखा है L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आता है mT टू दी पावर -2। इसमें L नहीं है तो हमने इसको L नहीं तो L की पावर 0 करके आप दिखा सकते हैं, आप जानते हैं। तो मैंने लिख दिया M L की पावर 0 T की पावर -2।
डायमेंशनल फार्मूला क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है यूनिट चेंज करने वाला, n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c, इसमें a b c की वैल्यू क्या रखनी है वो पता लग जाए। तो इस फार्मूले में a b c क्या लेंगे? देखिए हमारा जो फार्मूला है उसमें m वाले टर्म की पावर a है और डायमेंशनल फार्मूले m वाले टर्म की पावर 1 है, इसका मतलब a इक्वल टू 1 लेना है। फार्मूले में l वाले टर्म की पावर b है, डायमेंशनल फार्मूले में 0, इसका मतलब b बराबर 0 लेना है। यहाँ t की पावर c है, वहाँ -2, इसका मतलब c इक्वल टू -2 लेना है। जब ये आप यहाँ रख देंगे तो n1 m1 अपॉन m2 की पावर a की वैल्यू 1 रखी, चलिए मैं रख देता हूँ एक लाइन में, l1 अपॉन l2 की पावर b की वैल्यू 0, t1 अपॉन t2 की पावर c की वैल्यू -2। ठीक, अब पावर 0 ये 1 हो जाएगा, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो होगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, t1 अपॉन t2 की पावर -2। हमारा फार्मूला रिड्यूस होकर ये हो गया, बोलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था पहले ए बी सी की वैल्यू रख दो, ए बी सी की वैल्यू रखने के बाद जो फार्मूला बना, अब इसमें हम बाकी सारे टर्म n1 m1 m2 t1 t2 ये सब पुट कर देंगे। ठीक, यहीं पर लड़कों को ये सवाल फंस जाता है, वो सोचते क्या करें हम। क्या होता क्या है, n1 पहले यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो दिखाई दे रही 72 है, उसको तो वो पुट कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि m1 पहले यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट, लेकिन यहाँ तो मास की यूनिट कोई दिखाई नहीं दे रही है, आपको उसको देखना ही नहीं है, आपको ये समझना है बस खाली सीजीएस सिस्टम को हम एमकेएस सिस्टम में ले जा रहे हैं। तो सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। ठीक, तो हमने यहाँ पर ग्राम लिख दिया। पहली यूनिट सिस्टम कौन है, सीजीएस सिस्टम, उसमें मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। और दूसरी कौन है, एमकेएस सिस्टम, उसमें क्या होती है, किलोग्राम। बस दोनों यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट जो होती है वो सेकेंड होती है, ऊपर नीचे दोनों जगह सेकेंड लिख दिया, पावर -2। फिर मैंने बताया था ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है, इसमें यूनिट कैंसिल करनी होती है, और वो कब कैंसिल होंगी, जब ऊपर नीचे की यूनिट सेम हो जाए। ग्राम 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर kg की जगह ग्राम लिख लिया, सेकेंड अपॉन सेकेंड। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, n2 इक्वल टू 72 अपॉन 1000। 1 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा 0.072, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और यूनिट हमें पहले से पता है कि डाइन पर सेंटीमीटर जो है न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, तो अब आप लिख सकते हैं कि इसलिए सरफेस टेंशन जो होगा वो 0.072 न्यूटन पर मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो एसआई सिस्टम में वाटर का सरफेस टेंशन 0.072 न्यूटन पर मीटर होगा। जो n2 है इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ यूनिट नहीं निकल रही है, यूनिट तो सब कैंसिल हो गई, ये तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला यहाँ से, और यूनिट हमें पहले से पता है कि डाइन पर सेंटीमीटर, जब एसआई सिस्टम में कन्वर्ट होगा तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो अब हम अपने आंसर में लिख सकते हैं कि हेंस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर। अतः जल का प्रेशर तनाव 0.072 न्यूटन पर मीटर होगा। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हमने सरफेस टेंशन का विमी सूत्र लिखा, फिर हमारे फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू क्या रखनी है वो इसी डायमेंशनल फार्मूले से देख कर रख दी। रखने के बाद जो फार्मूला बना उसमें n1 m1 m2 t1 t2 इन सब की यूनिट रखी, रख करके ऊपर नीचे की यूनिट एक कर लीजिए, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत हो बताइए। ऐसे कभी कह दे कि जूल को अर्ग में बदलना है, तो जूल यानी एनर्जी या वर्क की यूनिट है किसमें, एमकेएस सिस्टम में। अर्ग जो होती है वो सीजीएस सिस्टम में। तो जब जूल को अर्ग में या अर्ग को जूल में बदलना है तो आप समझ जाइए कि हमें एमकेएस और सीजीएस के बीच में कन्वर्जन करना है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? तो इसका एक स्क्रीनशॉट तड़ा आप ले लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। और आपको क्या करना है कि आप वीडियो पॉज करके
इस क्वेश्चन को अपने मन से पहले ट्राई करिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए और फिर देखिए आपने सही लगाया है गलत। अगर आपने इसको सही किया है तो इसका मतलब आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आपने अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो चलिए क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। कह रहा है कि इन अल्फा इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। यानी अगर अल्फा बराबर इतना है तो आपको इसमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। और नीचे वो दे रहा है हियर एफ इज ए फोर्स, यानी एफ जो है ये फोर्स है, ठीक, एफ इज ए फोर्स एंड वी इज दी वेलोसिटी, और वी क्या है, ये वेग है। ठीक, तो आप इसको पॉज करके फटाफट इसको ट्राई करिए और उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखिए। एक बार अपना टेस्ट लीजिए, ठीक, कि आप इसको सही करते हैं या नहीं करते। ठीक, तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने इसको पॉज करके लगा लिया होगा। नहीं, चीटिंग मत करो, पहले लगा लो। हाँ, पता है आप कंटिन्यू किए हुए, पॉज करो, लगाओ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंपल है ये, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। कैसे लगेगा ये सवाल? आप जानते हैं कि इस इक्वेशन में ये लॉग वाला टर्म है, ये डायमेंशनलेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसका मतलब जब इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं और लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के बराबर होगी, ठीक, तो ये तभी हो सकता है जब अल्फा की डायमेंशन वही हो जो एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर की है। इसका मतलब यहाँ अल्फा की जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होगी। अल्फा की जो डायमेंशन चाहिए तो वो इसके बराबर होगी। लेकिन क्या इसमें सभी टर्म की डायमेंशन आपको पता है? एफ की पता है, ये फोर्स है, वी वेलोसिटी इसकी भी जानते हैं, लेकिन बीटा की नहीं जानते। इसका मतलब जब तक बीटा की डायमेंशन नहीं निकलेगी अल्फा की डायमेंशन नहीं निकलेगी। और बीटा की डायमेंशन कैसे निकलेगी? हमें पता है कि ये एक पूरा डायमेंशनलेस टर्म है, तो मैंने बताया था जिसका लॉग लेते हैं वो एक डायमेंशनलेस टर्म होता है। तो चूंकि 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर इज ए डायमेंशनलेस टर्म या डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जो भी लिखना हो, ठीक। सो डायमेंशन ऑफ 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर, या डायमेंशनलेस टर्म है तो हमने इसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया। चलिए 1 के बराबर मान लेते हैं। यहां से बीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा में वी की डायमेंशन वी वेलोसिटी है, एल टी टू दी पावर -1, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। 2 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, और आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो लीजिए जिसकी कमी थी, जो हम लोगों को नहीं पता था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। बीटा की डायमेंशन निकल आई, अब अल्फा की हम लोग निकाल सकते हैं। इधर हमने लिखा कि डायमेंशंस ऑफ अल्फा इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। एफ फोर्स है, एम एल टी टू द पावर -2, वी वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1, इसका स्क्वायर, और बीटा जो है ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर और बीटा का है एल स्क्वायर टी की पावर -2। बीटा की डायमेंशन है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए एम, देखिए एम एल टी की पावर -2, और यहां पर ये हो जाएगा एल की पावर -2 टी स्क्वायर, और नीचे एल की पावर 4 टी की पावर -4। क्लियर है? अब हम लोग इसको देखें यहां पर अगर, तो ये वेलोसिटी थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है।
फोर्स की डायमेंशन में लिखी ml की पावर -2, वेलोसिटी की lt की पावर -1, उसका स्क्वायर है, पावर -2 नहीं है, स्क्वायर है। और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो l का स्क्वायर होगा और t की पावर -2 आएगी, ये रहेगा। ठीक, चलिए अब देखिए, सबसे पहले m का हिसाब किताब करते हैं। m केवल एक ही जगह है तो m को ऐसे उतार लिया। l और l स्क्वायर मिलकर l क्यूब होगा और नीचे l की पावर 4 है तो क्यूब से पावर 4 कैंसिल होकर नीचे एक l बचेगा, ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में t की पावर -2 और t की पावर -2 मिलकर t की पावर -4 और नीचे भी t की पावर -4 है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो m l की पावर -1, ये आपका आंसर आ गया। m l की पावर -1, ये आपका आंसर आ गया। उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी एक प्रेशर वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें एक्सपोनेंशियल की पावर थी। ये उसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इसमें लॉग है, उसमें एक्सपोनेंशियल था, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, तो ये मैंने आपको डायमेंशन चैप्टर में सफिशिएंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इस चैप्टर को अब खत्म माना जाए। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर यूनिट और मेजरमेंट का सेकेंड चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।